गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। आफ्ताब मुगल की जानिब से तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदेद। हम अपने उन तमाम साथियों को भी खुश आमदेद कहते हैं जिन्होंने हमें फेसबुक पर ज्वाइन किया है। आज की इस नशिस्त का एहतमाम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियत हकूक़ और पाकिस्तान में जमहूरी कदरों के फ़रोग़ के लिए मसरूफ़ अमल है। हम अपने उन तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हमें खैर सगाली के पैगामात भेजे हैं। हम कराची में होने वाले फोर्स्ड कन्वर्शन और फोर्स्ड मैरिज के वाक़या पर दुख और अफसोस और 13 साला बच्ची आजू राजा के खानदान के साथ सोलिडरिटी का इजहार करते हैं। ये इंतहाई तकलीफदेह अमर है कि ये अपनी नौयत का पहला और आखिरी वाक़या नहीं। आजू राजा केस फोर्स्ड कन्वर्शन एंड फोर्स्ड मैरिजेस के वाक़यात का तसलसल है। मूवमेंट फॉर सॉलिडरिटी एंड पीस के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 1000 मसीही और हिंदू औरतों और लड़कियों को अगवा करके ज़बरदस्ती उनका मजहब तब्दील किया जाता है और फिर उनको अगवा करने वाले उनसे ज़बरदस्ती निकाह कर लेते हैं। उनमें से बहुत सी लड़कियां कम उम्र होती हैं। हम आज के प्लेटफॉर्म से उन तमाम अफराद और तंजीमों के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं जो आरजू राजा केस पर आवाज उठा रहे हैं। आज का प्रोग्राम इंसानी हकूक की उन आवाज़ों का साथ देने की कोशिश है। इंसानी हकूक की किसी भी खिलाफ वर्जी के अगेंस्ट अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है मेक योर वॉइस हर्ड, क्योंकि हर इनफरादी आवाज़ बहुत अहम है। सो लेट्स रेज आवर वॉइस। आज की इस नशिस्त में जो मुकर्ररीन हमारे साथ मौजूद हैं उन सब की इंसानी हकूक के हवाले से रिमार्केबल खिदमत हैं। मैं उनकी यहाँ पे मौजूदगी के लिए उनका नहायत ममनून हूँ। आज की इस नशिस्त के मॉडरेटर के फ्राइज जनाब जॉन बॉस्को साहब सर अंजाम दे रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर यह जिम्मेदारी कबूल की। आप सहाफ़ी होने के साथ साथ एक समाजी शख्सियत भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका वसी तजर्बा है। मैं नाजरीन को यह बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि वो मसीहों में यकीनन पहले शख्स हैं जिन्होंने बाकायदा टीवी पर सहाफत का आगाज किया। आप दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी मसीहों के लिए एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। आपकी शख्सियत हमाजहती है। आप अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के साथ साथ सहाफती, मजहबी और समाजी सरगर्मियों में भी हमेशा पेश रहते हैं। पाकिस्तानी मसीहों की पायदार तरक्की उनका ख्वाब है। He is a man of ideas and actions both। आप बरसद रात से गेटवे गैजेट के नाम से एक टीवी शो होस्ट कर रहे हैं जो हर हफ्ते MATV से स्काई के जरिए नशर किया जाता है। आप बहुत सी तंजीमों के साथ भी मुंसलिक हैं। किसी तंजीम में उनका होना उस तंजीम के लिए फख्र और इज्जत का बायस है। आपको लफ्जों के चुनाव और उनके इस्तेमाल पर अबूर हासिल है और साथ ही साथ आपका अंदाज़े गुफ्तगू भी अपनी मिसाल आप है।
आपका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से है, लेकिन अब वो अरसा दराज से लंदन में मुकीम है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज की निज़ामत के फ़राइज़ से अंजाम देने के लिए मेरी दरख्वास्त को कबूल किया। अब मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू सर। जॉन बॉस्को साहब, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। थैंक यू जनाब आफ्ताब मुगल साहब, और मेरे लिए भी ये बड़ी ही इज्जत की बात है कि आप मुझे मौका देते हैं कि मैं आपके प्रोग्राम को ये जो आपने बीड़ा उठाया हुआ है आपके साथ साथ चल सकूं। और आज का जो हमारा जो पैनल जो है वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि मेरे फ़राइज़ में ये शामिल है कि मैं ज़रूर अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका थोड़ा थोड़ा मुख्तसर सा उनका तारुफ कराया जा सके। आरजू राजा का जो केस जो है वो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पूरी दुनिया में, यही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाला जितना भी डायस्पोरा है, चाहे वो क्रिश्चियन डायस्पोरा हो या कि मुस्लिम डायस्पोरा हो, और सब लोग जो है इस केस के बारे में बड़े अच्छे तौर से वाकिफ हो चुके हैं। और आरजू राजा के केस में मैं समझता हूँ कि हर इंसान ये कोशिश कर रहा है कि उसे इंसाफ मिल सके, लेकिन शायद ये हमारी बदकिस्मती है कि जब कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो हम ये बड़े जोश से सड़कों पे भी निकलते हैं, टेलीविजन पे आके इंटरव्यूज भी देते हैं, और फिर उसके बाद हमें नहीं पता होता कि उस केस के साथ क्या हुआ है। मुझे याद पड़ता है आज से कोई तकरीबन कोई 9-10 साल पहले जब रिंकल कुमारी का जो सिंध से एक नौजवान हिंदू बच्ची जिसका अगवा हुआ और उसके बाद इसी तरह से फोर्स कन्वर्जन हुई, काश हम पूरी कौम बहैसियत कौम बावजूद किसी भी मजहब से हमारा ताल्लुक होता है, काश अगर उसी वक्त भी कोई एक्शन ऐसे लेते जिससे आने वाले दिनों में हमें इस तरह के मसाइल का शिकार ना होना पड़ता। लेकिन ये कोई इंसिडेंट जिस तरह के मुगल साहब आपने बताया, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं और ना ये कोई आखिरी इंसिडेंट है। और मैं चाहूंगा कि हमारी बहुत ही मोहतरम जो कि किसी भी जानी किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, पिछले तकरीबन उन्होंने 3 असेंबलियों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। मेरी मुराद आसिया नासिर साहिबा से है जो कि कोयटा से तकरीबन वो 2002 से लेकर 2018 तक आसिया नासिर साहिबा जो है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली रही हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस अपने सामने देखे हैं, और मैं चाहूंगा सबसे पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज जो है आसिया नासिर साहिबा से करूं ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि इन 16 सालों में वो मिनॉरिटीज की भी नुमाइंदगी करती रही और फिर उसके बाद वो एक ऐसी मजहबी पार्टी से भी उनका ताल्लुक था जो कि औरतों के हुकूक के हवाले से, खास तौर पे अगर हम देखें मजहबी हवालों से, तो उनकी बड़ी जद्दोजहद रही है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अभी तक जो है वो कानून पास नहीं कर सकी कि एक तो ये कि बच्चियों की निकाह जो है वो उसकी क्या मुद्दत हम लोगों ने पाकिस्तान में जो है उसकी क्या उसका तयन क्यों नहीं हो सका, क्यों हम 18 साल की उम्र पे अब तक कोई कंसेंसस डेवलप नहीं कर सके, और कौन सी ऐसी वीकनेसेस थी जिसकी वजह से पूरी जो कौम जो है इस बात पे मुतफिक नहीं हो सकी। अगर हम देखा जाए तो लेजिस्लेशन अगर हम देखते हैं तो सिर्फ हमें नजर आती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंध ने पास की है जो कि 18 साल है, अगर पंजाब में हम देखते हैं तो वो 16 साल है। इसके बाद जो दूसरे सूबे हैं वो अभी तक कोई कंसेंसस डेवलप नहीं कर सके, और कौमी असम्बली तो इसमें टोटली तौर पे फेल हो चुकी है। आसिया नासिर साहबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम चाहते हैं कि प्लीज आगाज हम गुफ्तगू का आपसे करें। बहुत शुक्रिया जॉन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ आफ्ताब मुगल साहब का भी और तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी मेरी तरफ से मैं सलाम पेश करती हूँ। और ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम के हवाले से ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं चाहूँगी कि मुख्तसरन बात करूँ ताकि बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स भी अपनी राय दे सके। लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ ऐसी हक़ाइक़ हैं जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे नाज़रीन तक, हमारे व्यूअर्स तक और हमारे जो लोग हैं उन तक पहुँचे।
और इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे आफ्ताब मुगल साहब ने कहा कि ये कोई पहला केस नहीं है, इस तरह बहुत मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से ही इस तरह के केसेस जो है रोनुमा होते हैं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जो हाईलाइट होते हैं और बेशतर केसेस ऐसे हैं जो हाईलाइट नहीं हो सकते। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगी कि खुदा करे कि ये आखिरी केस साबित हो और इसके बाद कोई दूसरा इस तरह का केस जो है वो वकूअ पजीर ना हो जिससे हम सबको तकलीफ का सामना करना पड़े। बात लेजिस्लेशन के हवाले से करूं कि यहाँ पर कि 2002 से लेकर 2018 तक ही पार्लियामेंट में भी ये मौजूद जो है बहुत ज्यादा ज़ेर बहस रहा है और इस तरह के क्योंकि बहुत सारे केसेस, आपने अभी एक केस का जिक्र किया जो कि डॉक्टर रिंकल कमारी का था और जो कि बहुत ही मशहूर केस हुआ था। आपने कहा कि उस वक्त काश हमने इतनी आवाज उठाई होती, तो यकीनन जॉन भाई उस वक्त भी इतनी ही आवाज उठाई गई थी और उस वक्त हमारी पार्लियामेंटेरियंस जिसमें मैं भी शामिल थी, हमारे हिंदू पार्लियामेंटेरियंस थे, बकायदा हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना भी दिया इस पे और बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे मुस्लिम बहन भाई पार्लियामेंटेरियंस है वो भी हमारे साथ खड़े थे। और इवन इसमें बल्कि एक हमारी एमएनए है अजरा पीचू साहिबा, उन्होंने तो बल्कि डायरेक्ट वो जो है वो मियां मिठू उस वक्त जो बहुत ज्यादा सरगर्म थे, वो बिल्कुल उनकी कन्फ्रंटेशन में भी चली गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर रिंकल कुमारी और उसके साथ एक और जो बच्ची थी उनको हम बाजियाब नहीं करा सके क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर सुओ मोटो एक्शन लिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है जब उसकी हियरिंग हुई तो एक बैक डोर से उन बच्चियों को बुलाया और उनकी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की, ना उनको उनके वालदैन से मिलने दिया, उनकी माएँ भी इसी तरह से रोती पीटती रह गई, बल्कि डॉक्टर रिंकल कुमारी जो है वो 1 साल के एक बच्चे की माँ भी और वो इसी तरह से उसकी फैमिली के लोग जो है वो बिलखते रह गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसका बयान रिकॉर्ड करके उसको उसके जो शौहर था उसके साथ जाने की इजाजत दे दी। अब इसमें देखिए 2 चीजें हैं, सबसे पहले तो हमें इस चीज को देखना है कि जब हम फोर्स्ड मैरिजेस कहते हैं तो उसके साथ ही फोर्स्ड कन्वर्जन का जिक्र जरूर आता है। तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगी अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को और व्यूअर्स को भी कि कोई भी मजहब है उसमें अब तक कन्वर्जन के लिए उम्र का तायुन नहीं किया जा सका, चाहे वो इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी में भी फादर जी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी लोग भी हैं वो भी बताएंगे कि इसमें कोई तायुन नहीं है। इसीलिए जो कम उम्र बच्चियां होती हैं, माइनर्स होती हैं या खास तौर पर खवातीन जिनको इस तरह से किडनैप किया जाता है तो उनको सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया जाता है ताकि उनका एक जो जायज उसको लीगलाइज कर लिया जाए और उसके बाद फिर उनको जो है फोर्स मैरिज की तरफ ले लिया जाता है। आरजू राजा का जो केस है उसमें मैं भी जो ज्यादा और हम सब की जो तशवीश है वो इसलिए है कि वो 13 साल की बच्ची है, वो माइनर है। तो दूसरा जैसे आपने कहा कि अब तक जो है पाकिस्तान में लड़की की शादी की उम्र का तायुन भी नहीं हो सका क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज जो है पाई जाती हैं और इसमें सिंध हुकूमत ने एक काविश की पहले उन्होंने जो है कन्वर्जन के लिए उम्र का तायन करने की, तो उस पे भी वो उनको जो लेजिस्लेशन है उनको रिवर्ट बैक करनी पड़ी। लेकिन उसके साथ ही एक ऐसा सूबा जहां पर ये लेजिस्लेशन हो चुकी है और वहां पर ये एक नहीं इस तरह के कई केसेस जो हैं वो वकूअ पजीर हुए। इससे पहले हुमा यूनुस का केस जो है वो सबकी नजरों से गुजरा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मुझे ये भी इल्म है कि पिछले 1 महीने में 7 जो है वो लड़कियां जो है वो इस तरह से घरों से किडनैप हुई हैं और जिनकी फोर्स मैरिजेस हुई हैं। लेकिन वो केसेस इतने हाईलाइट नहीं हुए, बहुत दफा पेरेंट्स जो हैं वो अपनी इज्जत की खातिर चुप कर जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसमें हमें बहुत जरूरी था कि हम सब यकजा होकर इस पे आवाज उठाते और ना सिर्फ अकलियत के लोग बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद जो मेजॉरिटी के लोगों की है वो भी इसको कंडेम कर रही है और हमें सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इसका तायुन करें, उम्र का तायुन करें कि एक माइनर जो है उस वो जो है 18 साल से कम उम्र की बच्ची की इस तरह से फोर्स कन्वर्जन और फोर्स मैरिज किसी तरह से भी लीगल नहीं है, जो ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है और यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, चाइल्ड राइट्स का जो चार्टर है, ये उसके भी अगेंस्ट है। तो इसमें अब हमारी आंखें जो है वो इस वक्त कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं क्योंकि ये मामला सब जुडिस है और हम इसे ज्यादा मेरे ख्याल में ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। लेकिन कोर्ट की तरफ से भी कुछ इस तरह की जजमेंट्स आई हैं जो यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ी तशवीश का बाइस है और हमें रिजर्वेशंस हैं।
तो मैं समझती हूँ कि इसमें हम जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन अब ना आ जाए उस वक्त तक हम कोई हतमी राय जो है वो नहीं दे सकते कि आया कोर्ट का डिसीजन सही है या गलत है। लेकिन एक जो बड़ी रिजर्वेशन और बेचैनी लोगों में पाई जा रही है वो ये कि कोर्ट ने नादरा का जो डॉक्यूमेंट है ऑथेंटिक, जिसको पूरी दुनिया में एक ऑथेंटिक ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट माना जाता है, अगर कोर्ट उसको भी नहीं मानती तो फिर जो है और किसको मानेगी। यहाँ पे जो सूरत हाल है करप्शन की, यहाँ पर जो हालात हैं आपको पता ही है, तो हम जो बोर्ड है जो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का बोर्ड जो बनेगा उस पे भी बहुत सारी रिजर्वेशन है। इसलिए यही भी कहा गया कि जी कि कहीं और से कराया जाए, लेकिन ये है कि उम्र का तयन करने के लिए हर जगह पे सरकारी अस्पताल में एक बोर्ड होता है, जो बोर्ड जो है इस चीज का हतमी फैसला करता है कि उस लड़की या लड़के की क्या हतमी उम्र है। तो एक तो ये है कि ये सब चीजें हैं। अब हम देखते हैं कि कोर्ट अब किस पैराहे में इसको लेता है और किस तरह से इसको वो देखता है, लेकिन फाइनल मैं समझती हूँ कि जो डिसीजन है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है उस बच्ची की स्टेटमेंट पर। एक तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ ज़ीबा हाशमी है फ्रॉम पाकिस्तान। शी इज अ को फाउंडर ऑफ द सेंटर ऑफ पीस डायलॉग। ज़ीबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम पे, और मैं आप ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये मैं आसिया नासिर साहब ने कहा कि जो है इस टाइम हमें इस पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस केस जो है सब जुडिस है। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल एक खुली किताब की तरह है। खास तौर पे कि जब अदालत ने ये कहा कि इस बच्ची का जो है वो डीएनए करवाया जाए, तो मुझे ये बताइए कि इस जगह पे डीएनए की क्या जरूरत महसूस हुई जबकि ये सबको पता है कि बच्ची जो है अगवा भी हुई और बच्ची की जो एज जो है वो 13 साल की है, और उस पर यह भी कहा गया कि ये बच्ची के साथ निकाह हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या देखती हैं? जरा माइक को अपना म्यूट है आप। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। और मैं आपको सबसे पहले अपना तारुफ करा देती हूँ कि सेंटर फॉर पीस डायलॉग्स हमने इन बिटवीन जून एंड जुलाई हमने कुछ पर्सपेक्टिव्स लिए थे फोर्स्ड कन्वर्जन्स के ऊपर जो सिंध में हो रहा था, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी तशवीश की बात आ रही थी कि ये इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि ज़्यादातर जो शादियाँ होती हैं वो विलफुल होती हैं। So we wanted to take it from different perspectives from the people who are directly involved with forced conversion की cases के साथ, जो वहाँ के जो local activists हैं वो क्या कहते हैं, वहाँ के जो local parliamentarian हैं जिन्होंने 2 दफ़ा इसके ऊपर बिल लाने की कोशिश की थी लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था, और फिर हमने एक एकेडमिक हमने ये लिया। तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन वी आर लुकिंग इनटू थिंग्स फ्रॉम द एकेडमिक एंड एजुकेशन पर्सपेक्टिव, और ये बहुत बड़ा एक बैरियर टू एजुकेशन है गर्ल्स के लिए ख़ास तौर पर कि वो किन वजूहात की वजह से एक्सेस नहीं कर पाती ना एजुकेशन को ना जस्टिस को। तो इसको जो है फोर्स कन्वर्जन को कंडेम करते हुए मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि मेरी नज़र में ये एक ऐसा सानेहा है, ये एक ऐसा केस है कि फोर्स कन्वर्जन रिलीजियस कन्वर्जन से ज़्यादा मुझे एक सेक्सुअल क्राइम नज़र आता है। उसमें ये है कि एक बच्ची है, एक माइनर है, ठीक है, व्हाटएवर हर रिलीजन इज, चाहे वो मुसलमान भी है, ठीक है, आप उसकी इतनी जल्दी एक तो शादियां करा देते हैं, और ये मेरी नज़र में एक पीडोफिलिया, एक पीडोफिलिक एक्ट है जिसको इंडोर्स किया जाता है बाय द स्टेट थ्रू लीगली। दूसरी बात आ जाती है आपकी कन्वर्जन की। कोर्ट्स में अक्सर ये चीज़ सामने आ जाती है क्योंकि आपके जो बड़े रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं इवन माइनॉरिटीज़ के दरमियान भी, उसमें कास्ट सिस्टम भी आ जाता है कि रिप्रेजेंटेशन किसकी हो रही है किसकी नहीं हो रही। तो अगर इस तरह की रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ इस तरह का अगर इम्प्रेशन दें कि जी ये ज़्यादातर शादियाँ विलफुल मैरिजेस हैं या विलफुल रिलेशनशिप्स की वजह से हो रहा है, तो उसके इम्प्रेशन पे कोर्ट में भी ये देखा गया है। हमारे जो हमने सीरीज ऑफ कन्वर्सेशंस जो करवाई थी इसके ऊपर, कोर्ट में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है कि इन बच्चों को
क्योंकि ये अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो इस तरह की फैमिलीज कंकोक्ट करती हैं स्टोरीज को, जबकि ऐसा नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि व्हाटएवर द सिचुएशन इज, ठीक है, कोर्ट ये भी कह देती है, ये कहकर कि जी देयर इज अ लैक ऑफ एविडेंस कि यहाँ पर इन बच्चियों का कोई एविडेंस नहीं मिल रहा कि फोर्स्ड कन्वर्जन है। तो उनसे सवाल ये है मेरा सीधा सा कि फिर व्हाट इज द एविडेंस देयर कि ये क्या वाकई में विलफुल मैरिज हुई है? कोई मैकेनिज्म कोई इन प्लेस है कोई ऐसा कि क्या कितना ट्रांसपेरेंट ये प्लेस है, या हम किस तरह से इस चीज़ को स्क्रूटिनाइज किया जाता है कि आप मतलब एक सनद देते हैं जो कि कोई भी एनजीओ या कोई भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उसको वो इंडोर्स करती है और वो एज एविडेंस के तौर पर वो कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसको कौन स्क्रूटिनाइज करता है? मतलब वो एक 100 रुपए का या 50 रुपए का स्टैम्प पेपर होता है, तो हाउ डज वेयर इज दैट सिस्टम ऑफ नोइंग कि ये आइदर विलफुल है या अनविलिंग है? ज़िबा, मैं एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा, ये मुझे बताइए कि ख़ास तौर पे कि सिंध जो गवर्नमेंट है, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने लेजिस्लेशन की हुई है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी हो नहीं सकती। दो चीज़ें तो हमारे पास एविडेंस है कि ये जो वाक़या हुआ है ये सिंध में हुआ है, और दूसरा ये कि कोई भी पेपर जो है हम कह सकते हैं कि फॉल्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं और कुछ भी उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये तो नादरा जो है ये एक ऐसा इदारा है, उस पे तो आप इस तरह की नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट को और किस तरह की एविडेंस की जरूरत थी कि जबकि उन गवर्नमेंट का एक इदारा है, जब वो कह रहा है कि वो 13 साल की बच्ची है, तो यहाँ इस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? देखिए, बात तो सीधी सी है, या तो आप खुद ही कोर्ट कह रही है कि नादरा है या तो फिर सही नहीं है, ठीक है। तो भाई एक तरह से कैसी एडमिशन हो गई है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू आर इम्प्लाइंग हियर। तो अगर आप नादरा को ही अगर रिफ्यूट करते थे, और अक्सर केसेस में हमने जब पर्सपेक्टिव सब लिए थे अपनी वीडियो सीरीज में, तो अक्सर यही केसेस में सुनने में आ रहा था कि ये द सो कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन जो है ये सुपरसीड कर जाती है आपके नादरा की डॉक्यूमेंटेशन को। तो मैं अब इस चीज़ के ऊपर, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, तो मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा तो नहीं मैं पढ़ूंगी कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। लेकिन ये है कि ये ताजुब ज़रूर होता है कि आपका एक सिस्टम इन प्लेस है नादरा का, तो नादरा की डॉक्यूमेंट्स को क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट किया जाता। थैंक यू वेरी मच, वी विल कम बैक टू यू। हमारे साथ इस वक्त नबीला फिरोज भट्टी हैं, जो कि शी इज अ कमिटेड चाइल्ड राइट एडवोकेट है एंड ट्रेनर विद द रेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज है, और since 2016 she has been a member of the executive body of Child Rights Movement Punjab. नबीला, खुशामदीद कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में आपको। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। नबीला साहब, जी आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी, मुझे आपको आ रही मेरी आवाज अब? जी बिल्कुल आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये देखा, क्योंकि आप तो क्योंकि बच्चियों के केसेस में, इस तरह के केसेस में ऑलरेडी डील करती हैं, और हमें ये बताइए कि हमने ये देखा है माजी में इस तरह हुआ है कि जब बच्चियां इसी तरह से फोर्स्ड उनकी कन्वर्जन हो जाती है और उन्हें इस्लाम में लाया जाता है और उनके साथ शादियां की जाती है, तो हमने देखा कि 90% जो केसेस होते हैं उनमें हमें ये नजर आया कि अगर माँ बाप बच्चियों को बाद में कबूल नहीं करते, तो बहुत सारी बच्चियां जो है जिन्होंने उनके साथ उस वक्त शादी की होती है, फोर्स कन्वर्जन और फोर्स मैरिजेस की होती है, हमने देखा कि ऐसी बच्चियां जो है बाद में उनके साथ क्या होता है कि उन्हें प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ले जाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ थोड़ी सी आप इस पे रोशनी भी डालें और हमें बताएं कि आरजू के केस में आप क्या देख रही हैं, आपका क्या नुक्ता नजर है, और जो मैंने क्वेश्चन किया है कि जो ऐसी बच्चियां होती है जिनके माँ बाप बाद में उन्हें कबूल नहीं करते, तो बहुत सारी बच्चियां जो है वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ भी चली जाती हैं। जी डॉन बॉस्को साहब, जो आपका सवाल है पर्टिकुलरली, तो मैं उस पर यही कहूंगी कि इस तरह के प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम के जरिए हम तो उन पेरेंट्स को ये मैसेज दे सकते हैं कि जिनके साथ खुदा न खास्ता ऐसा कोई हादसा हुआ है, उसमें बच्ची का कोई कसूर नहीं होता। अगर नेग्लिजेंस पेरेंट्स के पार्ट पे रही भी है, तो भी इसका जो कसूरवार होता है वो एक्यूज्ड ही होता है।
और विक्टिम पे हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं डाल सकते, इसलिए पेरेंट्स को अपनी बच्चियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा एक लंबा तजुर्बा है कि पेरेंट्स अपनी बच्चियों को वापस चाहते हैं, अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं, लेकिन मुल्क का जो सिस्टम है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा पुलिस का सिस्टम है, वो इस तरह की सूरत हाल बना देता है कि बच्चियां वापस नहीं जा पाती। मतलब हम सब जुडिशियल मैटर्स पे बात नहीं कर सकते, लेकिन हम जो पिछली प्रेसिडेंट्स हैं उन पे बात कर सकते हैं। मैं ये अगस्त की मिसाल है, मायरा शहबाज केस पे लाहौर हाई कोर्ट में जज ने ये, जब उसके वकील ने कहा कि इसका निकाहनामा बोगस है, तो शाहिद, ऑनरेबल शाहिद जज का नाम है, जज साहब ने आगे से ये स्टेटमेंट दी कि हमारे माँ बाप के दौर में जो निकाहनामे थे रिटर्न होते ही नहीं थे, तो भी उनके निकाह चलते थे ना, तो इसके पास तो फिर भी निकाहनामा है। नंबर एक बात, मतलब ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है कि मतलब इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है कि कन्वर्ट करके जन्नत का इनाम लेने के चक्कर में बहुत से जजेस जो हैं वो बायस फैसले करते हैं, और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इसके बाकायदा इसके बारे में हकायक मौजूद हैं। और दूसरी बात ये कि बच्ची की स्टेटमेंट क्या होगी, इस पे बहुत ज्यादा केस का इन्हसार है, तो उसमें मुझे जो उसने कल स्टेटमेंट दी है, मुझे नहीं लगता कि उसकी स्टेटमेंट इससे बहुत फर्क होगी, क्योंकि बच्चियों को ऐसी सूरत में बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है। एक तो ब्रेन वॉशिंग भी होती है, उनको भी कहा जाता है कि तुम जन्नत में जाओगी और तुम सही मजहब में आ गई और तुम्हारी खलासी जो है गुनाहों से वो इसी मजहब में है, लेकिन उसके बावजूद उनको थ्रेट भी किया जाता है कि तुम्हारी सारी फैमिली को कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारे भाइयों को बहनों को कत्ल कर दिया जाएगा। तो बच्चियां अपनी स्टेटमेंट नहीं बदल, मतलब इसी तरह की उम्मीद उससे इसी तरह की है। नादरा पे ही एतबार होना चाहिए गवर्नमेंट के इदारों को कि नादरा का रिजल्ट सही है। अब पता नहीं ऑसिफिकेशन रिपोर्ट में भी क्या आता है, मतलब ऑसिफिकेशन वाले जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन पे अल्लाह जाने कितना प्रेशर है, उनको किस तरह से उनसे रिपोर्ट बनवाई जाती है। तो ज्यादा इन्हसार तो हमारा जो है वो बल्कि कोर्ट्स पे होना चाहिए, और हमारे जो जजेस हैं, जो हमारी पुलिस है, हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको इस इश्यू पे बहुत ज्यादा सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि वो अपने डिसीजंस जो हैं वो ऐसे लें जो बच्चियों के मतलब इंसाफ पे मबनी हो। ये नहीं मैं कहती कि वो जरूरी आरजू के हक में आएगा, जो सच है वो उस पे लें। और एक बात पहले हुई है कि फोर्स्ड कन्वर्जन जो है मजहबी नुक्ता निगाह से देखें तो वो किसी भी एज में हो जाती है। तो पाकिस्तान जो है इसने UNCRC चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन जो है ये 1990 में रेटिफाई किया था। 1989 में ये आया, तो इन्होंने 1990 में बहुत शुरू के मुल्कों में है, पाकिस्तान ने रेटिफाई किया। और UNCRC के आर्टिकल 14 और 30 में ये इस पे बात हुई है कि बच्चे का मजहब, क्योंकि UNCRC बच्चा 18 साल से नीचे का डिफाइन कर रहा है, और UNCRC में ये बाकायदा लिखा है कि बच्चे का मजहब वही होगा जो उसके पेरेंट्स की रिलीजियस एफिलिएशन है। और बच्चे का कंसेंट जो होता है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं होता। बच्चे की पूरी तरह से हमारा यही तो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ लॉज में बच्चे की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। कुछ लेबर लॉज में 14 साल है, कुछ में 15 साल है, पंजाब में मैरिजेस के लिए 16 साल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 16 साल हाई स्कूल के लिए किया गया है। तो फिर चाइल्ड लेबर में जो बच्चे जा रहे हैं वो कैसे पढ़ेंगे अगर वो 14 साल से 15 साल में चाइल्ड लेबर में पढ़े हैं? तो मतलब, लेकिन रेटिफाई किया हुआ है UNCRC को पाकिस्तान ने, और UNCRC 18 साल का बच्चा कह रहा है। 18 साल के बच्चे का जो कंसेंट होता है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं होता। इसलिए जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो माशरे तरक्की कर चुके हैं इंसानी कदरों में और माशरती कदरों में, वो इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि जब तक बच्चा बच्चा है, जब उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, वो ड्राइविंग नहीं कर सकता, वो अपने स्कूल के सब्जेक्ट्स खुद से चूज नहीं कर सकता, तो वो मजहब को कैसे खुद से इतना स्टडी करके और इस पे काम कर सकता है? तो जो फोर्स कन्वर्जन के पहले 3 बिल प्रपोज हुए हैं, उन तीनों में मेन जो नुकता था वो यही था कि 18 साल से पहले कन्वर्जन नहीं होनी चाहिए,
जो लोग फोर्स्ड कन्वर्जन पे मजबूर करते हैं उनको बकायदा उनके लिए सख्त सजाएं होनी चाहिए और कन्वर्जन का प्रोसीजर प्रॉपर होना चाहिए। जो बच्ची 13 साल की उम्र में कन्वर्ट होना चाह रही है वो कोई 6 माह लगाए तो सही किसी सेमिनरी में या किसी मदरसे में या किसी स्कॉलर के पास या किसी कुरान पढ़ाने वाली खातून के पास या किसी मजहब चेंज करने के लिए एक प्रोसेस होना चाहिए। ये तो नहीं कि आप अगवा कर लो और आप कह दो कि ये मजहब बदल गया है, अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गई है कि हम इसको शादी कर दें या इसको ये कर दें। और लॉ के मुताबिक पाकिस्तान पीनल कोड की 375 आर्टिकल जो है वो कहती है कि 16 साल से नीचे की बच्ची के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो रेप है। जिन केसेस में ऐसी सजाएं हुई है, क्या रेप करने वाले को रेप की सजा दी गई है? और अगर 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ रेप है तो फिर 13 साल की बच्ची का निकाह कैसे कर रहे हैं? और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन जो है सिंध की वो तो 18 आपने बता ही दी है, बेशक पंजाब की अभी 16 ही है, लेकिन वो तो सिंध की तो आपने बता ही दी है। तो ये जो चीजें हैं ये इनको हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते कि जजेस जो है वो बायस स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मतलब अभी भी इसी आरजू केस में जो पहला डिसीजन आया कोर्ट का उसमें यही कह दिया गया है कि बच्ची ने एफिडेविट वुकला खुद से ही प्रोवाइड कर देते हैं। बच्चियों को पता भी नहीं होता हमने इस पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, और फिर बच्ची को बता दिया जाता है कि ये तुमने स्टेटमेंट देनी है और वो उसी स्टेटमेंट में अंडर प्रेशर या अंडर ब्रेन वॉशिंग वो उसी चीज में कायम रहती है। थैंक यू नबीला साहबा, हम दोबारा भी आपके पास आएंगे। हमारे साथ बड़े जाने माने से सहाफ़ी हैं जनाब शमीम महमूद, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। उनकी तहरीरें मैं तकरीबन एवरी ऑल्टरनेट डे जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो लिखते रहते हैं, और उन्होंने अपनी आवाज़ जो है मजलूम तबके के लिए भी पाकिस्तान में वो वाहिद वर्क फॉर उर्दू एंड इंग्लिश प्रिंट electronic media and starting as a stringer with BBC, और फिर उसके बाद उनका ताल्लुक जो है पिछले कोई 18 से 20 साल से वो मीडिया से मुंसलिक हैं, और वो पाकिस्तान के मेन अखबारात में लिखते हैं। और मैं देखता हूँ कि वो चाहे पाकिस्तान की सियासत हो, मजहब से रिलेटेड हो, सोशल एक्टिविटीज हो, हर किस्म के उनका जो तज्जिया हम रोजाना पढ़ते भी हैं और उन्हें देखते भी रहते हैं। शमीम महमूद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। म्यूट कर लीजिए। वेरी मच। अब मैं चाहूंगा, क्योंकि एक सहाफी होते हुए देखें आपकी नजरें जो है वो किसी और जाविये से आप देखते हैं, मैं ये चाहूंगा कि एज एक सहाफी होते हुए आपने क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सोशल मीडिया का किरदार है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किरदार कैसा है, और प्रिंट मीडिया के किरदार को आप इस केस के हवाले से क्या देख रहे हैं अब तक? सर जी, आपका बहुत शुक्रिया, और आफ्ताब भाई का भी और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स का। देखिए, टू मी ये जो केस है हम इसको लेके जिस पे बहस कर रहे हैं, आरजू तो गई, इसके लिए मतलब ये वापस आने वाली नहीं है। मैं जिस चीज़ को देखता हूँ, हमें प्लान करना है कि आगे क्या होने वाला है, और जो हमें हमारे पिछले तजर्बात हैं उनको बेस करते हुए हमें कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी प्लान करने की ज़रूरत है। इस तरह के केसेस में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो मज़हब से मुतासर होकर नहीं कन्वर्ट हो रहे, चाहे वो आप यूसुफ हन्ना को उठा के देख लें या आप रोमीना खुर्शीद आलम को उठा के देख लें। यहाँ तो एक माइनर की बात हो रही है ना, कि जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अडल्ट भी हैं और सारे समझदार भी हैं। इस कन्वर्जन के पीछे कुछ और इंटरेस्ट होते हैं या और रीजंस होती हैं जिनकी बेस के ऊपर किया जाता है। हर दूसरा बंदा जो है वो इस चीज़ का शिकार हो रहा है, और आए दिन हम चूँकि जिस मुआशरे में रहते हैं हमें
जाहिर है हमारे साथ जो है वो ज़्यादातर तादाद में मुसलमान भी हैं, और उनमें से हर एक जो है वो मजहब को उठा के फिर रहा है, और हर एक आपको दावत दे रहा होता है कि जी आप इस्लाम कबूल कर लें और ये कर लें। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक हम इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हमें मतलब अपने घर को दुरुस्त करने की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो शायद नहीं दी जा रही। इसमें नेग्लिजेंसी हमारे चर्च की है और जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी है। मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करता, बट ओवरऑल जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़रूरत है कि हम पिन पॉइंट करें और उनको लेके ठीक करें। यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई भी फिगर जो है वो जब सामने आता है तो उसका इंटरेस्ट जो है वो रिपोर्ट्स बनाने या उसमें और बहुत सारी चीज़ों में वो शामिल हो जाता है। अब आप इसी केस में उठा के देख लें, कुछ तो लोग हैं जो इसको पेन के तौर पे लेके कर रहे हैं, लेकिन कुछ ये हैं जो फाइनेंशियल गेन के लिए या अपनी रिपोर्ट्स के लिए वो सारी भागदौड़ कर रहे हैं, और उनका कहीं पे कोई नहीं है, और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, अपनी फेसबुक को वो उस चक्कर में होते हैं कि यहाँ पे हमारी तस्वीरें लग जाएं, हम उसकी उस लड़की के साथ जाके तस्वीरें बना लें, उस पेरेंट्स के साथ बना लें। और आई एम सॉरी टू से, ना सिर्फ इस केस में, मैंने जो कराची से लेके खैबर तक जो मोस्टली इंसिडेंट हुए हैं, परसिक्यूशन के हों या क्रिश्चियन चर्च पे अटैक हो या बस्तियों पे अटैक्स हो, तो मैंने पर्सनली विजिट किया है। तो ये एक बड़ा तकलीफ दे हमारे लिए लम्हा है कि हम इस बात पे बात नहीं करते कि हमें अपने घर को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो सोशल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो 4 दिन इसमें काम करते हैं, और उनके बाद उनके घर को आप देखें तो उनकी तो मतलब सब कुछ इर्द गिर्द बदल जाता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द लोग जिनके नाम पे वो सब कुछ कर रहे होते हैं उनमें तो आपको तब्दीली नहीं नजर आती। आप चर्च लीडरशिप को देख लें, ये बड़ा अच्छा एक बिजनेस बन गया हुआ है, और इसमें सबके सब जो हैं वो खुशबाश हैं। आप दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं किसी को पर्सनली नहीं करता, मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू जो है। तो शमीम, मैं आपके पास लीडरशिप पे जो है इसका रोल देख लें। शमीम, आपने क्योंकि चर्च लीडरशिप की बात की तो मैं चाहता हूं कि आपसे मैं इस बारे में और भी बात करूंगा, क्योंकि मेरे साथ, क्योंकि आपने इसमें 2 पहलू जो है उठा दिए हैं। एक आपने वो पहलू उठा दिया कि कुछ लोग इस तरह है कि जो सिर्फ ये चाहते हैं कि अपनी तस्वीरों को फेसबुक पे लगाएं, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो सिर्फ यही काम नहीं करते बल्कि वो इससे बहुत आगे जाते हैं, और बल्कि वो उनके साथ जुड़े रहते हैं कि जब तक वो केस खत्म ना हो जाए। और मैं उनको जाती तौर पे जानता हूँ, पिछले वो बहुत सालों से इन खिदमत में है। तो मैं चर्च लीडरशिप की तरफ इसके बाद आता हूँ, लेकिन इससे पहले हमारे साथ ऐसी 2 खवातीन हैं जिन्होंने इस पे बहुत काम किया, और मैं चाहूंगा कि उन दोनों से बात की जाए, और फिर उसके बाद मैं देन आई विल गो टू फादर बॉनी, जो कि आपने चर्च लीडरशिप की बात की है, मैं उस सिलसिले में। इससे पहले मैं चाहूंगा कि इरम जावेद जो कि कराची से हैं, इरम इज अ if I'm not wrong, Iram is a project manager औरत फाउंडेशन के साथ है। Iram, welcome to the show. जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि औरत फाउंडेशन की बात की तो मुझे पता है कि औरत फाउंडेशन जो है वो औरतों के हुकूक के लिए अब से नहीं बल्कि पिछले बहुत सालों से जो है वो अपनी आवाजों को उठा रहे हैं। आप होगी, सफीना होगी, और बहुत सारी खवातीन हैं जो कि अपनी आवाज को उठाती हैं। एक तो ये जो खास तौर पे बच्चियां, जितनी भी बच्चियां हैं, चाहे उनका ताल्लुक जो है वो किसी भी मजहब से हो, हम उन्हें स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि जब भी उनके साथ ज्यादती होती है, जब पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होते तो हम तब भी अपनी आवाज को उसी तरह से उठाते हैं, और आप लोग उससे ज्यादा ग्राउंड पे जो है आप इस खिदमत में रहते हैं।
तो मुझे ये बताइए कि ये आरजू बच्ची के सिलसिले में आपकी जो फाउंडेशन है उसने अभी तक क्या किया है, और आप आने वाले दिनों में इस केस को कहाँ देखती हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया मुझे इस फोरम पे लेके आने का। मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इतनी अच्छे इस टॉपिक के ऊपर इतनी अच्छी और गुफ्तगू हो रही है और सारे लोग इसके ऊपर इतना कंसर्न है, तो अच्छा लगा मुझे इसमें आके। अच्छा, मैं अपनी औरत फाउंडेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मैं काम करती रही हूँ औरत फाउंडेशन के साथ, लेकिन अभी मैं औरत फाउंडेशन की तरफ से कोई मतलब कोई उनकी तरफ से कुछ नहीं कह सकती। मैं अपने इंडिविजुअल बेसिस पे अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करना चाहूंगी। जी बोलिए। अच्छा जी, आप क्या सवाल क्या था आपका आरजू केस पे? अच्छा, मेरा मेरा अब ये सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि आप इस केस को कहाँ देख रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका एक बैकग्राउंड जरूर रहा है उस सिलसिले में। अब आप इस केस में क्या देख रही हैं, क्योंकि अभी तक इसका फैसला जो है वो 9 तारीख को होना है। तो मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि जो बच्चियां जो है जिन्हें दारुल अमान में भेज दिया जाता है, उसके बाद क्या आप समझते हैं कि उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है? वो बच्चियां आते सारी वो जुबान बोलती हैं जो जुबान उन्हें सिखाई जाती है? अच्छा, ये केसेस, इस तरह के केसेस हम सारे लोग ये एक्टिविस्ट देख रहे हैं कि पिछले कोई 15-20 साल के दौरान काफी आना शुरू हो गए, जबकि यानी इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वैसे वैसे ये फोर्स कन्वर्जन के केसेस आना शुरू हो गए हैं। और मजे की बात ये कि फोर्स कन्वर्जन सिर्फ दूसरे मज़ाहिब में हो रही है, मुसलमान लड़की हमारी नज़र से नहीं गुजरती कि कोई वो कन्वर्ट हो। तो ये केसेस तो जैसे जैसे सोसाइटी में इंतहा पसंदी बढ़ रही है, ऐसे ऐसे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू लड़कियों में भी, क्रिश्चियन लड़कियों में भी कन्वर्जन आ रहा है। केस में आप मुझसे अगर ये चाहेंगे कि मैं कोई बहुत अच्छी और बहुत होपफुल बातें करूं तो मुझसे नहीं हो सकेंगी। मैं आपको रियलिटी पे ही बात कर पाऊंगी, और रियलिटी को इतनी अच्छी नहीं है। जो रियल सिचुएशन है हमारी इस वक्त, वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, कोई बहुत होपफुल नहीं है। हम लोग तो देख रहे हैं इतने अरसे से कि हम सब लगे हुए हैं, और हमारे घरों के किसी के हालात नहीं बदले हैं। हम सब काम ही कर रहे होते हैं, और ये काम जो हम कर रहे होते हैं ये हमारी जॉब, हमारे काम, उससे एक्स्ट्रा काम होता है, इसका हमें कुछ भी नहीं मिलता है। और इसके लिए हम ये सिर्फ हम अपने दिल से कर रहे होते हैं यहाँ से, और अपने दिल के सुकून और खुशी के लिए कर रहे होते हैं। हमारे घर के हालात नहीं बदलते, ना ही हमारे हालात बदल रहे हैं, ना ही मुल्क के हालात बदल रहे हैं, ना ही सूरत हाल सही हो रही है। हर रोज एक नई लड़की कन्वर्ट हो रही है, ये बच्ची कन्वर्ट होती है। और तकलीफ की बात ये होती है कि जैसे कुछ कुछ बम्बार तैयार हो जाता है और वो जाके अपने आप को खत्म करने के लिए मोटिवेट हो जाता है, ऐसे ये बच्चियां भी कन्वर्ट ओवरनाइट कन्वर्ट होती हैं, और अगले दिन वो बिल्कुल उस बंदे की जुबान बोल रही होती हैं कि हाँ बिल्कुल मैंने अपनी खुशी से किया। 13 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, इससे पहले भी एक केस हमने उमरकोट में किया था, वो 11 साल की बच्ची थी। तो ये 11-12 साल की बच्ची, मैं खुद बच्चियों की माँ हूँ, मुझे पता है कि इन बच्चियों को क्या अकल होती है इस उम्र में। तो इतनी इनकी ये दूसरी बच्चियां ये कहाँ से इतनी समझदार हो जाती हैं, और ये कैसे ये फैसले करने लगती हैं। लेकिन ये जबान उन्हीं की बोलती हैं। और अदालत, आप यकीन कीजिए कि पुलिस स्टेशन में आईओ से लेके जज तक, हम इस तासुब को, इस बिहेवियर को, जो बायस्ड बिहेवियर है, इसको खत्म करने के लिए सब बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी पता नहीं हमें कितने और साल चाहिए कि हम लोगों को इस बायस्ड बिहेवियर से निकालें कि इस मुसलमान करना, ओवरनाइट चेंज कर लेना, ये अगवा करने जैसा ही है। अगवा किया और उसको कन्वर्ट करा दिया, और रातों रात कन्वर्ट करा लिया। पीडोफाइल किस्म के लोग जो बच्ची वैसे नहीं उठा सकते, उन्होंने उठा के उसको कन्वर्जन के नाम पे अपने पास रख लिया। मुल्क में जब शादी की उम्र 18 साल है, तो कन्वर्जन की उम्र को क्यों आप छोड़ देते हैं, क्यों वो कर देते हैं? अच्छा, अब आप कवानीन की तरफ आइए, कवानीन बन जाते हैं, लेकिन जब अदालत में जाओ तो वो इस शादी को नल एंड वाइड नहीं करते। वो निकाह हो गया, मतलब हो गया। अब चाहे आप कवानीन ले आइए, चाहे आप पूरा पलंदा उठा के ले आइए, चाहे कितने अच्छे, सिंध के अंदर सबसे ज्यादा अच्छे कवानीन बने हुए, लेकिन यहाँ पे भी हम किसी बच्ची के केस को नल एंड वाइड नहीं करा पाते। वो शादी वहीं की वहीं रहती है, वो दारुल अमान में चली जाती है। उस बंदे को पूरा पूरा मौका मिलता है उस बच्ची का ब्रेन वॉश करने का। एक्चुअली वो ब्रेन वॉश नहीं करते, वो थ्रेट करते हैं उनको, और उनको इतना डराया जाता है कि वो अगले दिन कह रही होती है कि नहीं, हम अपनी खुशी से इस्लाम भी कबूल किया और रहना भी इसी बंदे के साथ है जिसको वो जानती भी नहीं। आप बिहेवियर की बात देखिए कि
इसमें हमारी तरफ से क्या होता है। ये माइनॉरिटीज की बच्चियां जब कन्वर्ट होती हैं तो इधर हमारी तरफ से ये कहा जा रहा होता है ये सब काम मीडिया का है, ये मीडिया ने खराब किया है। अच्छा, मीडिया ने कैसे खराब किया? मीडिया ने इतना कुछ दिखा दिया इन बच्चियों को कि ये उनके लालच में कन्वर्ट हो रही हैं। मीडिया की बच्चियां सिर्फ मीडिया से सिर्फ दूसरे मज़ाहिब की बच्चियां ही क्यों खराब हो रही हैं, हमारी बच्चियां क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब यहाँ ये सिचुएशन बहुत डीप रूटेड है। इसको बहुत इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। आप सोसाइटी से इंतहा पसंदी और इस एक्सट्रीमिज्म को नहीं कम करेंगे तब तक ये बच्चियां कन्वर्ट होना बंद नहीं होंगी, और ये कन्वर्ट होके भी वही जुबान बोलेंगी जो इनको डरा धमका के इनसे बुलाई जाएगी। और हमारे जजेस, हमारे पुलिस, हमारे मीडिया, हर एक इतना बाइस्ड है कि बिल्कुल स्टोरी ऐसे हो रही होती है जैसे जन्नत का टिकट मिल गया अभी तो ये बच्ची कन्वर्ट क्या करा दी, जन्नत का टिकट हासिल कर लिया, अब बस इसने तो अब सीधा जन्नत में जाने, और जो इसको सपोर्ट करेगा वो जन्नत और जो नहीं करेगा वो दोस्त। और हम सारे तो दोस्त ही हैं वैसे ही, बिल्कुल हमारा तो सबको ही पता है जी। थैंक यू इरम, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, हमारे साथ बहुत ही मोहतरम शख्सियत हमारे साथ है इस वक्त, फादर बॉनी मेंडस, जो कि किसी भी तारुफ के मुताज नहीं। फादर बॉनी मेंडस की बहुत खिदमात हैं और मैं उनके बारे में क्या कहूँ। ही इज द इस टाइम जो ही कैथलिक डायसिस फैसलाबाद के साथ इस टाइम वाबस्ता हैं। ही वाज एग्जीक्यूटिव ऑफ एशियन बिशप ऑफिस ह्यूमन डेवलपमेंट मनीला, फॉर्मर कोऑर्डिनेटर थे कारितास एशिया बैंकॉक के, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ नेशनल कैथलिक जस्टिस एंड पीस कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस from the last 10 years. Father Bonnie, welcome to the show. Thank you. Father, मेरा क्योंकि बात हो रही थी क्रिश्चियन लीडरशिप की, तो जब ये केस शुरू हुआ, because this case was started on the 13th of October, and if I'm not wrong, और अगर मैं किसी जगह पे गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट भी कर दें। ये 13 तारीख को शुरू हुआ, लेकिन हमने देखा कि जैसे ये केस शुरू हुआ तो जो कैथलिक लीडरशिप थी हमें वो कराची में किसी जगह पे हमें नजर नहीं आई। और जब हमने देखा कि जब मीडिया ने थोड़ा सा शोर मचाया या हमने इस पे प्रोग्राम करने शुरू किए, तो तब हमें पता चला कि फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ ना कुछ चर्च लीडरशिप जो है उसने अपने आप को इन्वॉल्व किया। तो फादर, एज क्योंकि ह्यूमन राइट्स से भी रिलेटेड रहे हैं and you are also the parish priest of फैसलाबाद में, इसके बाद आपकी बड़ी खिदमत है। आप क्रिश्चियन लीडरशिप को, चर्च लीडरशिप को किस जगह पे देखते हैं इस केस के सिलसिले में? शुक्रिया जी। पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी है, और आप साहब और जॉन बॉस्को और दूसरे जिन्होंने भी ये प्रोग्राम आरजू के केस पर बातचीत करना और आगे ले जाना बड़ा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कराची वाकई उन्होंने बड़ी देर लगाई है, यानी या मेरी समझ से बाहर है कि कराची ने क्यों इस तरह किया है, आई कैन नॉट से, लेकिन मुझे मालूम है कि टुक टाइम, और सोशल मीडिया ने ज्यादा इसको उठाया और हमने भी यहाँ यानी प्रोग्राम्स किए और आवाज उठाई। लेकिन अभी तक ये है कि जिस तरह शमीम महमूद ने कहा कि this Arzu is finished, forget about her, go ahead, मेरे लिए वो नहीं अभी तक। मेरे अगर यानी इसी केस में फैसला यानी जज देता है कि पोस्ट कन्वर्शन इज रॉन्ग, ये बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ी बात होगी। जहाँ तक चर्च लीडरशिप की बात है, चर्च ट्रेनिंग की बात है, शमीम ने ठीक कहा कि हमारी यानी बुनियादी तालीम बेहतर होनी चाहिए, चर्च तालीम बेहतर होनी चाहिए, तरीक़ेकार तब्दील करने चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और इसमें फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन, इट्स द फैमिली, डोमेस्टिक चर्च, द लोकल चर्च, द फैमिली इज द लोकल चर्च। वहाँ पे ज्यादा तालीम, वहाँ ग्रुप्स बनाने की जरूरत है और वहाँ तालीम देने की जरूरत है। गॉस्पेल रिफ्लेक्शन, बाइबल रिफ्लेक्शन वहाँ होनी चाहिए और प्रैक्टिकल बातें वहाँ होनी चाहिए। और किसी तरह ये जो ऑप्शन फॉर द पुअर वगैरह हम करते हैं, इसको और हमारे यानी ह्यूमन राइट्स इश्यूज, इनको सबको जोड़ना जरूरी है। इसलिए औरत फाउंडेशन, असर या दूसरे ग्रुप्स, इनके साथ मिलकर यानी
एनजीओ फोरम्स पे उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन वी नीड टू समहाउ टेक अ वेरी इंटीग्रल अप्रोच। और इसके लिए मैं जितने भी हो सके अभी तक, यानी क्योंकि नादरा के सर्टिफिकेट के मुताबिक शी 13 years old नाउ, ये मेडिकल आ रहा है कि यानी जो डॉक्टर जज ने कहा देखते हैं वो कब आता है, और क्या अगर वो भी 13 साल की है, देन एवरी टाइम। मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ कि मैंने एक हेडमिस्ट्रेस को भेजा था, 4 बच्चों की माँ थी, पासपोर्ट के लिए उसको बांग्लादेश भेजना था। पासपोर्ट ऑफिसर के पास गई तो ओवरटेक सिंह से फैसलाबाद आकर उसने कहा, प्लीज ब्रिंग योर हस्बैंड और योर फादर, यू कैन नॉट गेट अ पासपोर्ट अदरवाइज। 4 बच्चों की माँ, हेड मिस्ट्रेस, लेटर्स थे हमारे, शी कांट गेट अ पासपोर्ट। लेकिन यहाँ यानी मजहब तब्दील हो सकता है, यहाँ वो शादी कर सकती है, यानी व्हाट इज दिस? यानी इस्लाम में भी है कि बाप का यानी कंसेंट जरूरी है निकाह के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई बाप के कंसेंट नहीं है। तो इसलिए जजमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मेरी दुआ ये है कि अब कोर्ट भी साथ दे तो फिर बात आगे बढ़ती है। थैंक यू। थैंक यू फादर। हमारे साथ जो है इस वक्त सफीना जावेद है। सफीना जावेद, शी इज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन और प्रेसिडेंट है ह्यूमन राइट्स सिंध चैप्टर की। सफीना, वेलकम टू द शो। म्यूट कर लीजिए। सफीना साहब, आपको मेरी आवाज? अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा क्योंकि जितने लोगों से भी मैंने अभी तक क्वेश्चन किया, आप वो हैं जिन्होंने पहले दिन से आप आरजू के केस में आप साथ हैं, आप हैं, और मैं देख रहा हूं कि गजाला शफीक साहबा हैं, और फिर उसके बाद आप लोग घरों में भी जाके लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, बच्चे के साथ हैं। मुझे ये बताइए कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो क्या है, क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर हमें कोई भी अपडेट नहीं कर सकता। जी थैंक यू भाई, आप सब लोगों का के मौका दिया। ये जो आपने जैसे बताया कि ये केस है 13 तारीख का, 14 और 15 को पेरेंट्स ने इंतज़ार किया कि लड़की मिल जाए, और जाके थाने में उन्होंने रिपोर्ट करवाई है सारी चीज़ों के हवाले से। और 16 तारीख को, 16 या 17 को इनके पेरेंट्स की ये है स्टेटमेंट के जी ये उनके हाथ में, जब वो अपनी बेटी की अगवा का मुकदमा लेके एप्लीकेशन लिखने के लिए जा रहे थे, तो उसमें उनके वालिदैन ने जो वालिदैन को वो थमा दिया एक पेपर कि जी ये आपकी बेटी बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, ये देखें उसने शादी कर लिया है, और वो इस्लाम उसने कबूल कर लिया है। जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर पेरेंट्स ने बाद में कोशिश की, तो सिविल सोसाइटी के लोग, और इसमें एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर करूँगी कि वेरी फर्स्ट डे ये केस को ब्रेकआउट करने वाली हमारी गजाला शफीक साहिबा हैं, और साथ में जस्टिस एंड पीस कमीशन के नेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस एंड पीस के काशिफ और नोमान, और जो हमारे एमपीए है एंथनी नवी, और बाकी दूसरे हमारे जर्नलिस्ट हैं एक नासिर राजा, ये सब के सब वहाँ पे पहुँचे थे। 19 को ये स्टोरी ब्रेक हुई है। और फिर हम लोग ने 20 को हमने कोशिश ये की कि इसको लॉयर किया जाए, तो हमने जो बहुत माया नाज हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी है एडवोकेट नूर नाज आगा, उनसे रब्ता किया, और उन्होंने इस केस को लिया और 2 दिन इस केस को चलाया। अच्छा, जो हम गए थे वहाँ पे 20 को ये हुआ, 21 और 22 को, तो जब हम 22 तारीख को कोर्ट में गए तो जज को जानबूझ के कह सकते हैं, या वैसे बोला जा सकता है कि जज को छुट्टी पे भेज दिया गया। और जब वो मौजूद नहीं थे तो हमने कोशिश की कि लिंक कोर्ट में किसी दूसरे उनके जस्टिस के सामने उनको पेश किया जाए। जब जिस जज के सामने ये केस पेश हुआ, तो वो हमें बाद में पता चला कि वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और वो बहुत खौफजदा थे, और उन्होंने इस केस की हेडिंग सुनी तो, लेकिन जो उन्होंने जजमेंट दी वो सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों को हमने पुलिस ने पकड़ा हुआ था उनकी रिमांड का हुक्म दिया, उसके अलावा उन्होंने कोई जजमेंट नहीं दी।
जब 27 को जब हमारी ये हाई कोर्ट में ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो 27 को एक और ब्लंडर किया गया कि हम सिटी कोर्ट में हमारे सारे लोग मौजूद रहे और सिटी कोर्ट से इंतज़ार करते रहे हैं, लेकिन फिर ऑल ऑफ सडन पता चला कि वो लोग हाई कोर्ट में चले गए। और जब हमारी लॉयर नूना ज़ागा, क्योंकि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं सिंबार एज प्रेसिडेंट के लिए, तो वो किसी उसमें थी, तो जब वो पहुंची हैं तो ट्रैफिक क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा होता है, तो जब तक केस का फैसला सुना दिया गया था और उसमें यही कहा गया था कि आरजू को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और वो इस्लाम कबूल कर लिया है। फिर उसके बाद हम लोग ने क्योंकि ये केस जो है सियासी औरतों के प्लेटफॉर्म से किया जा रहा था और सिविल सोसाइटी में औरत फाउंडेशन की महनाज रहमान है, करामत साहब हैं पायलट से, और हमारे सीनियर शीमा किरमानी और बाकी हमारी सियासी औरतों की कुर्रत है, मुनीज़ा है, ये सब के सब इसमें उन्होंने बहुत इंटरेस्ट अपना जिम्मेदारी को महसूस किया। और फिर हमने अपना लॉयर चेंज किया, जबरान नासिर को किया। जबरान ने 30 तारीख को ही एप्लीकेशन डाल दी थी कि लड़की को बरामद किया जाए और बाकी दूसरी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो अब बाकी का आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैं एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसका मेडिकल, क्योंकि नादरा का सर्टिफिकेट मौजूद है, तो 2 चीज़ों के लिए एक किया गया है। एक तो उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट जो बोन टेस्ट होता है, और दूसरा उसका डीएनए टेस्ट के हवाले से कि पता चले कि वो बच्ची को रेप कितनी हुई है या नहीं। तो इन 2 चीज़ों के लिए मेडिकल होना बहुत ज़रूरी था। नादरा के सर्टिफिकेट के लिए हम सबको बहुत वो है कंसर्न है, लेकिन देखने में यही आया है कि अभी तक जो है सूरत हाल के मेडिकल की जो आती है 17 से 18 साल तो हो सकती है, लेकिन 13 से 18 साल नहीं हो सकती उसके टेस्ट में, मेडिकल टेस्ट में, अगर वो ठीक तरीके से किया गया हो। तो यहाँ पे हमारे जो लॉयर है वो बहुत पुरुमीद है कि ये चीज़ नहीं हो सकेगी। और दूसरा ये कि दारुल अमान के हवाले से, क्योंकि हम उस लिहाज से अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि यहाँ पे जस्टिस माजिदा रिजवी ने एक अपना पनाह के नाम से एक वो शेल्टर होम बनाया हुआ है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं किया जाता अनटिल इलनेस के आप कोर्ट से उसके ऑर्डर ना। इसी वजह से अभी तक पेरेंट्स को भी अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि शायद इसके हमारे लॉयर ने भी मना किया है और कोई सिविल सोसाइटी के लोग भी इसने अलाउ नहीं किया जाता कि कहीं पे ये ना हो जाए कि जी उसकी विटनेस को चेंज किया गया है या दबाव डाला गया है कि वो बच्ची जाके और ये सारी चीज़ों को कर सके। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि वो आरजू छोटी उम्र की है और उम्मीद कर रहे हैं कि आरजू को जस्टिस मिलेगा और ये केस एक थैंक यू सबीना साहब। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। हमारे साथ आसिया नसर साहब हैं। आसिया नसर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आसिया नसर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चले, जब तक हमारी उनसे बात होती है मैं जीबा की तरफ जाऊंगा। हेलो जी, आसिया नसर साहब जी, मैं चाहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने अपना एक जो है राउंड कर लिया है, हमने उन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर लिया है, हमने ये भी देख लिया कि केस जो है अब कहाँ पे है। एज अ एक्स पार्लियामेंटेरियन होते हुए, प्लीज जरा म्यूट कर लीजिए अपने उसको। हाँ जी, एज अ एक्स पार्लियामेंटेरियन होते हुए, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नजर है इन सारी चीजों पे, आप नहीं समझती कि गवर्नमेंट को जो है लेजिस्लेशन करने की जरूरत है दोनों चीजों पे। एक तो ये कि देखिए दुनिया में मज़ाहिब जो है हर जगह पे तब्दील होते हैं, हर जगह पे होते हैं। एक तो ये कि हमें फोर्स कन्वर्जन के लिए उम्र का तयन भी करना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि हमें एक यूनिफाइड पॉलिसी बनाने की जरूरत है। चाहे गवर्नमेंट ये समझती है कि 16 साल की जरूरत है, तो 16 साल जो है पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन होने की जरूरत है, या 18 साल होने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अपना मौका भी दीजिए और लास्ट कमेंट जो भी आप देना चाहें। प्लीज जरा म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लें। जी, अब हो गया? जी, अब आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल जी, मैं समझती हूँ सबसे पहले तो मैं जो शमीन साहब ने यहाँ पे बात की है, मैं उसके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आरज़ू जो है शायद वो अब वापस ना आ सकेगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके साथ हमें आगे का लाएअमल तैयार करने की ज़रूरत है। अब हमें देखना है कि हम और ज़्यादा इस तरह के केसेस होने से कैसे बचा सकते हैं, और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि गवर्नमेंट को इसमें अब जो है कानून साज़ी करनी पड़ेगी। और अब मैं समझती हूँ कि कुछ माइनॉरिटी के पार्लियामेंटेरियंस या कुछ जो फेमिनिस्ट तंजीमें हैं या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जो है इस पे बिल लेकर आए। और अब हमने देखा है कि ह्यूमन राइट की जो मिनिस्टर है शीरीन मजारी साहिबा, वो भी शायद फरीक बनने के लिए उन्होंने भी दरखास्त दी है सिंध हाई कोर्ट में। तो ये बहुत जरूरी है कि अब हुकूमत इसमें इनिशिएटिव ले और हुकूमत जो है वो इसमें लेकर आए लेजिस्लेशन को। दूसरा मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि हमारे शमीन साहब ने इसमें बड़ी अच्छी बात की, और मैं भी यही बात करी इन दिनों में कि इसके ठीक है खामियां हैं, नकाइस है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे चर्च और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी जो है हम वालिदैन के जिम्मे है। और वालिदैन जो है उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है, किरदार है कि वो किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करें और किस तरह से वो अपने बच्चों को आगाही दें, खासतौर पर बच्चों के कि जिस मुआशरे में हम रहते हैं उन्होंने अपने आप को किस तरह से बचा कर चलना है। तो इसके लिए भी बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है काम कर रही है। जैसे आपने औरत फाउंडेशन का लिया, इसी तरह से कई सालों से एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप, जिसको मैं हेड करती हूँ। और इसमें पूरी दुनिया से हमारी जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन खवातीन है वो इसका हिस्सा है। ये एक लूज नेटवर्क है खवातीन का, जिसमें हम जो खास तौर पर क्रिश्चियन खवातीन जो है वो इस पे यही सोच विचार करती हैं कि हम अपनी जो आने वाली जनरेशन हैं, हमारी जो यंग बच्चियां हैं, हम उनको किस तरह से अवेयरनेस दें और उनकी किस तरह से गाइडेंस कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सामने आए और वो जो यंग बच्चियां हैं उनकी तरबियत के लिए अपना रोल अदा करें। थैंक इसमें यू, कोई थैंक यू, नहीं कि लेजिस्लेशन होने की जरूरत है, और अब वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट अपनी थैंक यू वेरी मच। ज़ीबा, मैं आपकी तरफ आऊंगा, जरा प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। ये मुझे बताइए कि एज अ माशरा आप पाकिस्तान को कहाँ देखती हैं? एक एक हम एक लम्हे के लिए आरजू को एक तरफ कर देते हैं, हम हुमा को एक तरफ कर देते हैं, हम उन बच्चियों को भी सामने रखते हैं कुछ जो रोजाना मासूम बच्चियां, मैं उसमें किसी आ, आ, मस्जिद के इमाम को या चर्च के लीडर को या किसी पंडित को, मैं किसी को भी जिम्मेदार नहीं इस वक्त रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, क्या वो जिम्मेदारी जो है वो अपनी निभा रहे हैं, और अगर नहीं निभा रहे तो किस जगह पे वो कला देख रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट तो पहले इस पोजीशन पर आए कि वो डिफाइन करे कि फोर्स्ड कन्वर्जन है क्या। ठीक है, अक्सर जब हम बात करते हैं तो हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि जी इसमें वायलेंस आया है, इसमें हुआ है, ज़बरदस्ती की गई है, किडनैपिंग हुई है या नहीं। लेकिन नॉट ऑल कन्वर्जन्स आर मेड बाय फोर्स। ठीक है, इकोनॉमिक कोएर्शन भी होता है। आप क्या किस किस्म की कंडीशंस लगाई जा रही हैं। जो हिंदू माइनॉरिटीज लिविंग इन सिंध, जो इनका जो एरिया जिनके साथ लगता है मियाँ मिट्ठू का या जो दूसरे सरहंदी हैं, वो ज़्यादातर फैमिलीज कौन सी हैं? वो ज़्यादातर पेजेंट हारी फैमिलीज हैं जो कि स्केड्यूल कास्ट कम्युनिटी से होती है। उनका एक बॉन्डेड लेबर का इनका चल रहा होता है। इट्स नॉट जस्ट कि वो कन्वर्जन हो रही है, उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाई जाती हैं कि अगर आप ये कर लेंगे तो हम आपको ये फेवर देंगे। तो उसमें सिर्फ लड़कियां नहीं, उसमें लड़कों को भी काफ़ी कन्वर्ट किया जाता है, ये भी देखने में आया है। दूसरा, ये हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि आप अगर इकोनॉमिक कोएर्शन को भी अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं एज अ मीन ऑफ कन्वर्टिंग अदर पीपल, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पार्शियलिटी तो आ जाती है। पाकिस्तान ने खुद, क्योंकि सिग्नेटरी है UDHR का, जिसका आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस एंड रिलीजन का बारे में बात करता है, फिर इसके साथ ICCPR इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स का भी 18वां उसका आर्टिकल है, जिसमें इसमें ज़्यादा इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि कन्वर्जन के लिए कंडीशन है कि नॉन कोर्सिव हो, नॉन कोर्सिव परसुएशन हो।
ठीक है। तो इट डजंट मीन कि आप दूसरों के ऊपर कोई कंडीशंस लगाएं तो जी आपको हम फेवर्स देंगे अगर आप मुसलमान हो जाएं। तो यहाँ पर तो आपकी फ्रीडम ऑफ थॉट एंड कॉन्शियंस, तो यहीं पर आपकी इम्पार्शल मतलब नजर आता है कि यहाँ पर इम्पार्शलिटी नहीं है। ठीक है, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज इंस्टेंसेस। दूसरी बात ये आती है कि मीडिया प्रोजेक्शन क्या आता है। देखिए, जब भी कोई फोर्स कन्वर्जन का जब भी इशू आता है तो मीडिया में हमेशा ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि जी ये विलफुल मैरिजेस हुई है या विलफुल रिलेशनशिप्स हुए हैं। लेकिन आप अगर डिफरेंट इकोनॉमिक डायनामिक्स को देखें, डिफरेंट कम्युनिटीज की डिफरेंट डायनामिक्स है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की और हैं, एंटी कम्युनिटी की और हैं, आपके जो दूसरी कम्युनिटीज हैं उनके और डायनामिक्स हैं। हिंदूज में भी काफ़ी इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर, लेट्स एडमिट इट। हर ग्रुप में इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। वो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो किस तरह से आपके जो कंसर्न है वो किस तरह से सुपरसीड हो जाता है। आपके अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एक जेनरिक सी एक स्टेटमेंट निकालती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मीडिया वालों में बहुत सख्त ज़रूरत है कि एक तो इम्पार्शल रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फोर्स्ड कन्वर्जन्स और एनी इंसिडेंट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, और दूसरा स्टेट की तरफ से ये बहुत ज़रूरी है कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन और विलफुल कन्वर्जन को इंश्योर करने के लिए कोई मैकेनिज्म लेकर आए, कोई प्रोसीजर आइडेंटिफाई करे जो कि मैजिस्टीरियल प्रोसीजर हो, जिसके तहत ये इंश्योर किया जा सके थ्रू स्क्रूटिनी कि ये बच्चे या 18 साल के भी हैं या उससे भी छोटे, उनकी विलफुल कन्वर्जन है, इट्स नॉट के। और दूसरे कि इसका जो कन्वर्जन का बहुत बड़ा एक जुड़ा जाता है मैरिजेस के साथ। ठीक है, चाइल्डहुड मैरिजेस को या जो कन्वर्जन को एक तरह से उसको मास्क किया जाता है कि जी इसने कन्वर्ट किया तो हमने इससे शादी की है, जबकि उसको उल्टा वो हो रहा होता है। उन्होंने पहले उसको अब्डक्ट किया होता है, बच्ची के साथ उन्होंने जो कुछ भी किया है, फिर उसके बाद उसको एक रंग दे देते हैं कि जी हमने तो इसके साथ निकाह कर लिया है इस्लामिक कवानीन के मुताबिक और ये बिल्कुल शादी में आई है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स और इनको आपस से सेपरेट किया जाए। A child subjected to having sex before reaching the age of 18, it should be considered an act of crime. Simple. Thank you very much. Thank you, Ziba. Thank you very much. नबीला साहबा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये मुझे बताइए कि हमने बहुत सारी जो है आज हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका एक वसी तजर्बा है बच्चों के साथ काम करने का, और अमूमन हमने ये देखा बच्चियों के साथ ये ज्यादातर ये जो केसेस हुए हैं, क्या वजह है कि ये जो फोर्स कन्वर्जन होती है, अगर हम किसी को कन्वर्ट करते हैं और इस्लाम में लेके आते हैं, तो क्या वजह है कि हम उसको अपनी बहन क्यों नहीं बनाते? हम उसमें हम देखते हैं हम उसको अब अपनी बेटी क्यों नहीं बनाते? हम वो जो लड़के हैं, क्या बात है कि वो जो नौजवान जो लड़के हैं वो कन्वर्ट होके, क्या बात है कि उनके साथ क्यों नहीं जो दूसरी मज़ाहिब की लड़कियां वो क्यों नहीं शादी करती? तो इस सारी सिचुएशन को कहाँ देखती हैं और आने वाले दिनों में इसकी सोल्यूशन क्या है? जो आपने डॉन बॉस्को साहब बात की है कि ये एक रियलिटी है कि लड़के उस शरह से कन्वर्ट नहीं हो रहे, लेकिन जैसे जीबा ने बताया है कि ये मियां मिठू की डेरे पे तो ये काम हो रहा है। और हमारे यहाँ पे पंजाब में बहुत फेमस केस है रामदास का। बहावलपुर का बच्चा था, एक वर्कशॉप में काम करता था और उस बंदे ने उसको, जो का बॉस था, जब बच्चा शाम को घर नहीं पहुंचा तो पेरेंट्स ने जब फॉलो अप किया तो उन्होंने कहा जी वो तो कन्वर्ट हो गया। और ये पिछले साल का केस है, साल भर से ज्यादा हो गया। और इसको ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को भी भेजा, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ने, और अब तो नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड बन गया। तो ये पिछले महीने में ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर पंजाब के जो है एजाज आलम साहब और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर है डॉक्टर रुबीना फिरोज भट्टी, इन्होंने वहां पे बहावलपुर का दौरा किया और उस बच्चे से बात की। वो बच्चा आजकल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का जो बहावलपुर का यूनिट है उसमें रह रहा है, तो उसकी पेरेंट्स से मुलाकात ही नहीं कराते थे। तो इन दोनों लोगों की मौजूदगी में उसकी पेरेंट्स से मुलाकात हुई है। जब उस बच्चे से इन लोगों ने अलहदगी में मुलाकात किया तो उसने कहा कि मैं तो अपने माँ बाप के पास वापस नहीं जाना चाहता। वो जो मैं आपको ऑलरेडी बात कह रही थी कि ब्रेन वॉशिंग इस कदर कर देते हैं कि बच्चे बाद में कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से हम कन्वर्ट हुए हैं। तो ये भी हम तो ये भी नहीं चाहते कि बच्चे भी इस तरह लड़के हों और लड़कियां ना हो। मैं तो इस चीज पे जेंडर न्यूट्रल हूँ कि ये ज्यादती किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, किसी लड़के के साथ भी नहीं होनी चाहिए, किसी लड़की के साथ भी नहीं होनी चाहिए।
और माइनॉरिटी की लड़की, डेफिनेटली यहाँ पे बात हुई थी कि मेजोरिटी की लड़कियां पे क्यों नहीं कन्वर्ट हो रही, तो माइनॉरिटी की लड़की जो है वो वाकई बहुत सारी जेपर्डीज का एकदम से शिकार है। वो एज अ चाइल्ड वो उसका एक है, एज अ फीमेल उसको दूसरी एक्सप्लॉयटेशन है, एज अ माइनॉरिटी उसकी तीसरी एक्सप्लॉयटेशन है, और अगर उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इकोनॉमिक क्लास उसकी चौथी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो है। तो इसके लिए, इसको दुरुस्त करने के लिए एक बाकायदा लीगल पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स का पूरा सेट दरकार है कि जिसके तहत ये काम ठीक हो सकता है। तो मेरी तो इसमें ये रिकमेंडेशन होगी कि 3 बिल अभी तक लाने की कोशिश की गई है, जो तीनों बिल रिजेक्ट हो गए हैं, और उन जब फोर्स कन्वर्जन पे बिल आएगा तो उस पर डेफिनेटली फोर्स कन्वर्जन को डिफाइन किया जाएगा कि फोर्स कन्वर्जन है क्या, और जब फोर्स कन्वर्जन डिफाइन हो तो उसमें हमारी सिविल सोसाइटी की तरफ से और हमारे चर्च की तरफ से और हमारे जो लोग कंसर्न्ड है, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी तरफ से यही रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि फोर्स कन्वर्जन के बिल में ये जरूरी होना चाहिए कि 18 साल से पहले कन्वर्जन नहीं हो। हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ पे यकीन रखते हैं और हम समझते हैं कि अगर कोई अपना मजहब बदलना चाहता है तो वो बदल ले, लेकिन 18 साल से पहले नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का कंसेंट जो होता है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं होता। इस पे मैं ज्यादा, मैं थोड़ी सी बात और करना चाहती हूँ। इस पे मैं ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से ये रिकमेंड करना चाहूंगी कि अगर शीरी मजारी साहबा पिछले तीनों बिल्स पे ही एक कमेटी बिठा लेती हैं और उसी से एक बिल बन जाता है, और उस बिल को, क्योंकि जो पहले बिल पेश हुए थे वो पीटीआई की तरफ से नहीं थे, वो बाकी पार्टियां भी उसमें शरीक है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी हुआ है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हुआ है, तो इसलिए जब उनमें से बिल निकलेगा तो इत्तेफाक करना जो होगा वो आसान होगा। तो ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस की तरफ से एक मुतफिका बिल आए और फिर उस पर अमल दरामद हो। दूसरी मेरी रिकमेंडेशन ये भी होगी कि ये जिस तरह से फैमिली को और चर्च को और उसको आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की पार्टिसिपेंट्स बात कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ मैं ये भी स्टेट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि माइनॉरिटीज के जो पर्सनल लॉज हैं, मैरिज से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड, उनको भी बहुत ज्यादा एडवांस करने की जरूरत है कि बच्चे निगलेक्ट किस तरह से हो रहे हैं, पेरेंट्स के आपस में इत्तेफाक के बायस और मुख्तलिफ मसाइल, हमारे वो लॉज कमजोर होने की बायस बच्चे बहुत ज्यादा निगलेक्ट हो रहे हैं। और जो मैंने पहले बात की थी कि जजेस भी बायस्ड होते हैं और हमारे पास उसके सबूत हैं, और मेडिकल ऑफिसर्स भी और पुलिस भी केसेस को सही से हैंडल नहीं करती, उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए और उनको इस पे बाकायदा उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए कि वो अपने फराइज किस तरह से अदा करते हैं। फिर अगर इस तरह का कोई केस होता है तो जो खातून, जो बच्ची अबडक्ट हुई है या जिसको किडनैप किया गया है, उसको उसके रहने के लिए इंतजाम प्रॉपर, उसको सही से गवर्नमेंट का अदारा हो जिसमें उसकी ब्रेन वॉशिंग नहीं हो, उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला जाए, उसको प्रो बोनो लॉयर की फैसिलिटी हो, उसकी प्राइवेसी हो, उसको पेरेंट्स से मिलने की इजाजत हो, ये सारी चीजें जो है वो कंसर्न की जाए। फिर माइनॉरिटीज को जो उनकी प्रोटेक्शंस हैं इस हवाले से, जैसे कि मैं आपसे पहले कह रही थी कि 16 ईयर से कम किसी बच्ची के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है तो वो रेप है। ये हमारे जो विक्टिम फैमिली है उसको इस चीज का पता हो तो वो उनका लॉयर जो है वो उसके हवाले से केस को आगे लेके चले। आपका मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अवेयरनेस होनी चाहिए जी। थैंक यू नबीला साहब। थैंक यू फादर बॉनी, मैं नबीला साहबा की बातों को लेके आपके पास आऊंगा, प्लीज अनम्यूट करिए फादर बॉनी। Father Bonnie, can you hear me? जी प्लीज कैन यू अनम्यूट जी। फादर बॉनी प्लीज मुझे ये बताइए कि जो नबीला साहबा ने बातें की थी, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो मैरिजेस के लॉ है, जो ऐसे कवानीन है, वो हमें बताने की जरूरत है। तो मैं आपसे कहूंगा कि देखिए गवर्नमेंट को तो हम नहीं बता सकते, गवर्नमेंट को हम डिक्टेट नहीं करवा सकते कि वो जितने भी स्टेट के स्कूल हैं सब में जो है ये इम्प्लीमेंट करवा सके। मैं क्योंकि कैथलिक बोर्ड जो है बहुत बड़ा बोर्ड है, पाकिस्तान में बहुत बड़े स्कूल हैं उनके, तो आप नहीं समझते कि कैथलिक स्कूल जो है कम से कम अपने जो बच्चे हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में,
कुछ ना कुछ बताया जा सके उनकी स्कूल्स में और कॉलेजेस में, और इसके अलावा जो कि क्रिश्चियन मैरिजेस जो है उसके बारे में बताया जा सके। और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि इस जगह पे कैथलिक की क्या आप जिम्मेदारी समझते हैं, चर्चेस की क्या जिम्मेदारी समझते हैं कि क्या उन्हें जो है हुकूमत से मुलाकात करने की जरूरत है इस वक्त, ताकि इस तरह के जो कि फोर्स कन्वर्शन खास तौर पे क्रिश्चियन बच्चियों के साथ हो रही है, ताकि गवर्नमेंट के साथ कुछ नेगोशिएट किया जा सके। फादर बॉनी। अनम्यूट कर लें। हेलो, यस वी कैन हियर यू, या वी कैन हियर यू। यानी गवर्नमेंट के साथ राब्ता रखने की जरूरत है, लेकिन इतना आसानी से होता नहीं है, होगी जरूर। और यानी जस्टिस एंड पीस और दूसरी कलीसियाओं के साथ मिलकर इस पर गौर करने की जरूरत है। लेकिन जो आपने कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन वेरी पावरफुल, बिल्कुल नहीं है। हमारे यानी वेरी वीक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वो जमाना खत्म हो गया। We cannot live in the past. We have become very weak in the field of education, and we need to do more. Yes, but the challenge is big. We must try, and therefore, जहाँ तक legislation की बात है, यानी कलीसिया को चाहिए फिर कि और दूसरे मज़ाहिब को भी चाहिए कि मिलकर यानी बैठकर इस पर गौर करें और एक लाइन बनाएं और गवर्नमेंट को। Father, are you on the line, Father? What I can, but I thought spoken enough. So. Okay, thank you, Father. मैं जाऊंगा शमीम महमूद साहब की तरफ। शमीम प्लीज अनम्यूट कर लें। जी सर। ये मुझे बताइए। जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ये मुझे बताइए कि एज ए सहाफी होते हुए, देखिए आगे जो आपने बात की थी, आपने चर्च की लीडरशिप की भी बात की थी, आपने और बहुत सारी, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि एज अ मीडिया मैं बात करूं, मेन मीडिया की बात करूं। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इस टाइम बड़ा पावरफुल है, डिजिटल मीडिया बड़ा पावरफुल है। क्या सहाफी जो है अपनी सहाफियाना जिम्मेदारियां जो है वो पूरी कर रहे हैं? क्या आप ये नहीं देख ले कि येलो जर्नलिज्म जो है वो इतनी आम हो गई है कि हमने देखा कि पहले ही दिन जब ये कोर्ट में फैसला गया तो हमने देखा कि पहले दिन ही जो बड़े बड़े चैनल थे उन्होंने तो इस प्रोग्राम को पेश भी नहीं किया। जब उन्होंने देखा तो कुछ और चैनल ने इस फोर्स कन्वर्शन पे या आरजू के केस में बात की है, तो तब हमने उन्हें देखा कि उन्होंने प्रोग्राम में उन्होंने भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत की, लेकिन उसमें भी हमें ये नजर आया कि वो पहले दिन से उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि आरजू जो है वो उसने जो है इस्लाम कबूल कर लिया है और उसकी शादी हो गई। उन्होंने आरजू राजा को छोड़ के उन्होंने आरजू अजहर कहना या जो भी उसका सरनेम था वो कहना शुरू कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि एज ए सहाफी होते हुए आप उनके किरदार को भी यहाँ पे एनालाइज कीजिए प्लीज। तो जी देखिए हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ की परसेंटेज है वो कितनी है, और जिस तरह से मैडम नबीला फ़िरोज़ साहिबा ने कहा कि जी जुडिशरी के जो बाइस्ड डिसीजंस हैं या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उनकी इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो बाइस्ड होती हैं, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मीडिया के अंदर जो है वो बाइस्ड नहीं होंगे लोग। ये एक बड़ी फैक्चुअल चीज़ है। मेरा पॉइंट जो है वो मैं फिर वही उसी जगह पे आऊँगा। देखिए बीइंग ए क्रिश्चियन हमारे पास बड़े पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं और इसमें कोई मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। जब हम अपने रिलीजियस टीवी चैनल बना सकते हैं जहाँ पे मज़हब की तबलीग होती है, तो हम क्यों एक मीडिया हाउस अपना नहीं खड़ा कर सकते जहाँ पे हम एक पावरफुल वॉइस जो है वो कन्वे कर सकें। हम ये रिलाय करके बैठे हैं कि वो दूसरा कोई हमारी आवाज़ उठाएगा, वो क्यों उठाएगा? उसको 98% व्यूअरशिप की ज़रूरत है या उसको 1% की व्यूअरशिप की ज़रूरत है, जो वो भी सारे नहीं देखते। तो हमारी जो अपनी कमजोरियां हैं, मैं अगेन वही कहता हूं,
हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं तो उस वक्त कुछ लिख सकूंगा या मैं अपना ओपिनियन किसी हद तक दे सकता हूँ ना। मैंने अगर कोई बात करनी है, मैंने किसी पादरी के मुंह में डालनी है, किसी पॉलिटिशियन के मुंह में डालनी है, किसी एक्टिविस्ट के मुंह में डालनी है। तो जब इनके अंदर ये करेज ही नहीं है, मैंने लेट मी टेल यू, मुझे इसमें आज सुबह मैंने देखा कि बिशप अब्राहम डैनियल हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज भेजा था मुझे। मैंने उनसे बात की कि आपने ये मैसेज किया हुआ है, आप इस पे स्टैंड करते हैं, मैं इस पे स्टोरी कर लूं? उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने अपना एक दिया, मैंने उसको बेस बना के एक स्टोरी डेवलप की, शायद मैंने आपको शेयर ही की हुई है आज ही। अच्छा, इसके पैरेलल जो है हमें एक स्टोरी डेवलप करने के लिए ओपिनियन चाहिए होता है। बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें इस चीज के ऊपर बाइस नहीं होना चाहिए। और उसको लेके फिर मैंने 2-3 और जो बिशप्स हैं उनको कॉल की। एक तो खैर से हमारे जो बड़ी माजरत के साथ जो रिलीजियस लीडरशिप है ना, वो 3 स्टेप ऊपर चढ़ के बैठी होती है। वो किसी को किससे बात करना पसंद ही नहीं करते, वो कहते हैं हमारे स्टेटस के खिलाफ है। या इवन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनमें भी इतना करेज नहीं है कि वो ब्लड मेरे ख्याल है कि शायद हेलो जी शमीम, जी, आपकी आवाज क्या? हाँ जी, अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल। अच्छा, तो मेरा कहने का ये है कि हम इस चीज को रिलाई नहीं करें, हमें अपनी डिनोमिनेशन से, पॉलिटिकल एफिलिएशन से और अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर होके इस तरह के जो सबके कॉमन इश्यूज हैं उनके ऊपर इकट्ठे होने की जरूरत है। हम हर एक जो है वो 1.5 इंच की मस्जिद बना के तो अलग बैठा हुआ है, तो वो मतलब कैसे ये मसाइल हल होंगे? ना तो हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, इसको एक स्ट्रॉन्ग वॉइस जानी चाहिए टू द इंस्टीट्यूशंस, टू द गवर्नमेंट एंड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ द डिसीजन मेकर। तो अनटिल और अनलेस हम इस तरह की कोई कहीं पे स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं क्रिएट कर सकते, भूल जाएं। ये आरजू जो है ना वो मेरे लिए आरजू है, और इससे बाहर जो भी दूसरा बैठा है वो अजहर अली है। जो मेरी बच्ची है वो मेरे लिए वो बेटी है मेरी। मेरे पड़ोस में या मेरे पास इर्द गिर्द जो है वो हर दूसरा बंदा अजहर अली है। वो उसको आरजू की नजर से देखता है, मैंने सिर्फ उसको जो है वो अपनी बेटी देखना है, दूसरा नहीं देखा। चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में है, चाहे वो किसी भी जगह पे जॉब कर रही है या स्कूल जा रही है, तो हमें अपनी जो है जो घर है, चर्च जो है, उसमें बच्चों को तालीम देने की जरूरत है, बच्चों को, पेरेंट्स को एजुकेट करने की जरूरत है। हमारे पादरी साहबान जाके चंदा लेने के लिए या उनको सवाए दुआ के, उनके पास टाइम ही नहीं है कि उनकी काउंसलिंग करें। हमारी जो माजरत के साथ जो सोशल एक्टिविज्म है वो सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड होती हैं, या इस तरह का कोई इंसिडेंट आया तो उन्होंने अपनी दुकान खोल ली और सारे के सारे उसको चमकाना शुरू कर दिए। मुझे नहीं नजर आता कि जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है CBO, मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे इसको एजुकेट करने की जरूरत है, बच्चों को, पेरेंट्स को और इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करने की जरूरत है। हमारे यहाँ जिनके पास कोई 4 पैसे हैं वो गरीब आदमी से बात करना पसंद नहीं करते, वो कहाँ जाके उनको देंगे? उन्होंने वो जो आगे रखे होते हैं वो मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको खुद नहीं पता होता, उन्होंने जो 2-4 पढ़ाई जाती है चीजें, उन्होंने वो जाके बात करनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो फॉरगेट इट कि ये कोई दूसरा वाकया नहीं होगा, हर दूसरे दिन यही होगा और हम यही दुकान खोल के बैठे होंगे। आई एम सॉरी टू से। शमीम, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप जैसे साफी हैं, मैं आपको पता आपकी तहरीरों को पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं अपने रिमार्क्स भी देता हूँ, और मुझे पता है कि आपकी जो जद्दोजहद है ना, वो यकीन करें टुगेदर
we have to cross this stream. और जब तक हम सारे मिलके नहीं करेंगे, सफीना साहबा हमारे साथ है। आखिर में सफीना साहबा, मैं आपसे चाहूंगा प्लीज जरा अनम्यूट कर लीजिए और मुझे ये बताइए, क्योंकि 9 तारीख को जो केस है, क्या देख रही हैं? मेरे ख्याल में तो 9 तारीख को मैं पूरी उम्मीद हूँ कि डिक्लेयर हो जाएगा कि आरजू कम उम्र है, 13 साल की है, तो उसे अपने पेरेंट्स के साथ भेजा जाएगा और उसके पेरेंट्स को उसकी कस्टडी मिल जाएगी। लेकिन साथ साथ में 2 चीजें, ये हरगिज नहीं होगा, ये लिख लें, ये बात मेरी लिख लें, हरगिज ऐसा नहीं होगा सर। जुडिशरी में जो चीजें होती हैं वो फिर कुछ पता चल जाता है ना कि क्या हो रहा है इसके पीछे। चले, हमें होपफुल रहना चाहिए। बिल्कुल हमें होपफुल रहने, इतनी दुआएं हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो हमें होपफुल बिल्कुल रहना चाहिए। मैं 2 चीजें इसमें कहूंगी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से नबीला साहिबा ने, ज़ेबा साहिबा ने और महमूद साहब ने अच्छी रिकमेंडेशन दी है। सिर्फ 2 चीजें, क्यों मैं बाकी दूसरी चीजों के ऊपर नहीं, से मैं ये कहूंगी कि अभी आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी का रोल इसमें बहुत पॉजिटिव रहा है और पीपल्स पार्टी ने ही सबसे पहले फोर्स कन्वर्जन बिल पास किया है। तो जब फोर्स कन्वर्जन बिल सिंध असेंबली में पास नहीं हुआ तो उन्हें फौरी तौर पर चाइल्ड रिस्ट्रेन एक्ट पेश कर दिया गया और ये उसी सोच का नतीजा है कि हमारे पास कम से कम यहाँ से हमें रिलीफ मिल सकती है चाइल्ड रिस्ट्रेन एक्ट के तहत। और मेरी एक ये है कि जब ये जो मदरसों का सर्टिफिकेट है, इस्लाम कबूल करने के लिए ये कबूल ना किया जाए। किसी मैजिस्ट्रेट के सामने अगर जाके वो बताए कि जी मैंने इस्लाम कबूल किया है, तो वो, क्योंकि छोटे छोटे मदरसे जिनको खुद भी पता नहीं होता कि इस्लाम क्या है, तो वो इस तरह से वो सर्टिफिकेट बांट रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी निकाहनामे किसी भी मज़हब के, चाहे वो क्रिश्चियनिटी, हिंदू और मुस्लिम है, उसमें एक शिक डालती जाए कि शनाख्ती कार्ड की शिक डालती जाए, तो उसमें फिर ये होगा कि छोटी उम्र की शादी नहीं हो सकेगी। थैंक यू सफीना साहबा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू को तो हम चाहते थे कि आज बहुत हम और भी सवाल कर सकें, लेकिन यकीन जानिए कि ये ऐसा मौजू है कि इसमें इतने प्रोग्राम हो रहे हैं और हम बड़े थैंकफुल है। खास तौर पे जो मेन मीडिया है उसमें बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रोग्राम किए, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। आज की बातों से एक चीज जो है मुझे नजर आई कि गो के हमारे पैनल में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समझते हैं कि शायद हो सकता है कि वो बच्ची जो है हमें ना मिल सके, लेकिन हमारे पैनल्स के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि बच्ची हमें मिल जाएगी। लेकिन सवाल हम सब के लिए एज बहैसियत कौम हमारे लिए ये कि क्या जब वो वापस आ जाएगी अपने माँ बाप के पास, 3 चीजें ऐसी हैं जिसे हमने देखना है। क्या वो माँ बाप जिसके पास वो बच्ची आएगी, क्या वो उस जगह पे दोबारा रह सकेंगे? क्या माशरा जो है उस बच्ची को कबूल कर सकेगा? और तीसरा सवाल ये है कि क्या इकोनॉमिकली तौर पे वो अपनी जिंदगी को कैसे बसर करेगी? और एक बार फिर जो है शुक्रिया। इट्स ओवर टू मुगल साहब। बहुत शुक्रिया जॉन बॉस्को साहब। हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मुक़र्रिरीन ने बहुत खूबसूरत तरीके से इस मौजू को ज़ेरे बहस लाए और बहुत अच्छी प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस पेश की। हम उन सब की कदर करते हैं। वी आर पीपल ऑफ होप। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। रेत में सर छुपा के हम जी नहीं सकते, हमें सर उठा के ही चलना है। मुश्किलें तो हैं, लेकिन हम उनसे घबराएंगे नहीं, हमने अपनी आवाज बुलंद करते रहना है। एक इस केस के बाद जो अच्छी एक पॉजिटिव चीज हुई कि बहुत अरसे के बाद पहली दफा ना सिर्फ अकलियती बरादरी बल्कि सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस ने भी पूरी दुनिया में अपनी आवाज उठाई। डेमोन्स्ट्रेशंस हुए और उसमें हमारे मुस्लिम दोस्त, हमारे मुस्लिम सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी के लोग, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। हमारी जो चर्च लीडरशिप है उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और एक मैसेज कलेक्टिव एफर्ट का वो हुकूमत तक गया। अभी आज ही मेरा ख्याल है कि बिशप्स कॉन्फ्रेंस ने भी, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी प्रेस रिलीज जारी की है, जिसका हम समझते हैं कि वो भी एक अच्छा इक़दाम है। ये
कोई भी इश्यू हो, उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान बहुत जरूरी है और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। हम कह सकते हैं कि किसी भी इशू की जिम्मेदारी फलां पे है, क्योंकि कोई भी इशू उसकी कई जहतें होती हैं। इकोनॉमिक उसका एस्पेक्ट होता है, सोशल एस्पेक्ट होता है, और फिर उसके बाद लीगल एस्पेक्ट आता है। हम किसी पे जिम्मेदारी दे सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम रियासत के शहरी हैं। हमारी रिलेशनशिप, फर्द की रिलेशनशिप रियासत के साथ है, और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो हर फर्द को बगैर उसकी नस्ल के, बगैर जिन्स के, बगैर मजहब के, बगैर इलाके के, बगैर जुबान के इम्तियाज के बगैर उसकी हिफाजत करे। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की रियासत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज के तमाम मुकर्ररीन का, जिनमें शमी महमूद साहब, इरम जावेद साहिबा, नबीला फेरोज भट्टी साहिबा, सफीना जावेद साहिबा, ज़ीबा हाशमी साहिबा, मोहतरमा आसिया नासिर साहिबा, रेवरेंड फादर बॉनी मेंडे साहब, और आखिर में जनाब जॉन बॉस्को साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया आज के इस इवेंट में शरीक होने का। उम्मीद करते हैं कि हम आइंदा भी मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड इवनिंग। सी यू अगेन। थैंक यू एवरीवन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू एवरीवन।